हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी किसके लिए बात कर रहे हैं? हम हमारे लिए बात कर रहे हैं या हम क्या पैरामीटर सेट करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होनी चाहिए? सस्टेनेबिलिटी जब बात करें हम कम्युनिटी के लिए बात करते हैं, हम लोगों के लिए बात करते हैं, हम समाज के लिए बात करते हैं, तो क्या उनके डिसीजन हम ले सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के? शायद यहाँ बहुत सारे प्रश्न हमें अपने आप से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सस्टेनेबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? ये समाज है, समाज उसमें निर्णय की क्या कोई निर्णायक भूमिका है उसमें? जहां जहां समाजों ने अपनी निर्णायक भूमिका ली है, मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी से कभी हमारे समाज दूर नहीं हुआ है। हम आज जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कार्बन इमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाल ये सब मोस्टली हम देख रहे हैं कि जो शहर के जो 46% लोग हैं, उनके बदौलत मतलब हो रहा है। अभी भी काफी होप्स है, जो हमारे 60% लोग रह रहे हैं जहाँ काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा एक्चुअली हम कहते हैं कि जो पर्यावरण के मित्र हैं और जो हमारी पूरी जो चेन है उसको पूरा संभाल के बैठे हैं, तो शायद लगता है हमें काम करने की वहां जरूरत है। मेरे ख्याल से हमने बहुत डेफिनेशंस हमने पिछले 30-40 सालों में जो पिछले जो खोया है, पहले हम उसको संवारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने पिछले 40-50 साल में जिस तरह से सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री ने अपने रिसर्च अपना काम किया है, शायद हमने अपने मटेरियल्स को इतना इग्नोर करना शुरू कर दिया, शायद हमें वो पिछड़ा मटेरियल गिनना शुरू कर दिया है। हमने कभी ना उसके उसके अपग्रेडेशन में काम किया, ना कभी उसको कभी मेन स्ट्रीम करने की सोची, ना उस पर हमने उसको वैलिडेशन के लिए पैर नहीं। अगर इतना रिसर्च अगर हमारी जो विजडम के साथ मतलब जो विजडम में था उसको अगर हमने समझने की कोशिश की होती, तो शायद हमारे पास बहुत कुछ ऑप्शन आज भी होते। हालांकि अभी भी देर नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जहां पर हमको सोचना चाहिए। आज भी हम कच्चा और पक्का के डेफिनेशंस में हमने अपने आप को बांध लिया है। हम जो मकान शहर में हम कह सकते हैं कि जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है ही नहीं, उसको हम पक्का कहते हैं। गांव में अगर किसी पुराना रेमडर्थ का या कॉक का अगर 100 साल पुराना बना हो तो हम कहते हैं कि नहीं वो कच्चा है। हम किसको कच्चा कहें? जो 100 साल चलता है उसे कच्चा कहें, या 50 साल में टूट जाता है उसको पक्का कहें? तो ये जो हमारा डेफिनेशन शायद हमको, जो हमारी अर्बन एस्पिरेशन है, कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है हमारे जीवन के साथ। शायद वहाँ हमें समझने की जरूरत है कि हम इन पूरी समझ को कैसे आगे ले जाएं, ताकि हम हमारा जो एक सस्टेनेबिलिटी का जो एक सपना है, या हम जो जिस जिस कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं वो वहां पर जाके फुलफिल हो। और जहां तक जैसे हम जब कम्युनिटी के थ्रू सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी सॉल्यूशन, वी नीड टू आस्क देम। हम कभी पूछते नहीं कि उन्हें उन्हें क्या जरूरत है, उनके जीने के तरीके क्या है, उनके पास क्या क्या ऑलरेडी एक विजडम है। हम हमारा जो समाज दो तरह से, जो हमारा जो हमारा परंपरागत जिंदगी है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, वो बिल्कुल एक फोक म्यूजिक की तरह है। और हम जो हमारा आर्किटेक्चर और हम जो इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल क्लासिक म्यूजिक की तरह है। जैसे हम बड़ा हर एक चीज को तार को सोच सोच के संभालते हैं, जबकि फोक एक लहर में गाता है और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो जाता है। लेकिन हमने कभी उसको वैलिडेशन में उन्हीं चीजों को हमने कभी साइंटिफिक अप्रोच के साथ नहीं देखा। शायद ये हमारी पिछले कई सालों से जो एक गलतियां हुई उसको आई थिंक आगे सुधारने का समय बिल्कुल सही समय है, जहाँ हम ये सब पूरा अभी भी वक्त है जो हम इन सब वापस वापस ला सकते हैं समाज के अंदर। जहाँ तक समाजों की हम जब एक सस्टेनेबल समाज की बात करते हैं, आई थिंक सबसे बड़ी बात है जो सस्टेनेबल समाज वही होता है जो रेजिलेंट भी होता है। क्योंकि एक समाज जो अपने आप अपने कदमों पे खड़ा है, जिसके रिसोर्सेज अपने खुद के हैं, वो जो डिपेंडेंट नहीं है या डिपेंडेंसी कम है, हमेशा सस्टेनेबिलिटी वहां अपने आप ही आ जाती है। हमें इसको डिफाइन नहीं करनी पड़ती, हमको इसको किसी ग्रीन रेटिंग में बांधना नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमने कितना काम किया है, हमारा रोल क्या रहा है, इंजीनियर से आर्किटेक्ट, क्या सोसाइटी में एज ए फैसिलिटेटर हमने क्या काम किया है, हमने समाज में क्या उन आर्टिजन्स को कभी जगह दी है जिन्होंने बरसों से अपने अपने शागिर्दों को अपनी टेक्नोलॉजी एक से दूसरे को सिखाते आ रहे हैं, या वो एक समय पे आके वो टेक्नोलॉजी मर्तप्राय हो रही है। तो मेरे ख्याल से अभी यही है कि अगर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी को एक मजबूत होने के लिए शायद मेरे ख्याल से बहुत उनके पास एक है जरूरत है हमें समझने की। हमें समझना चाहिए कि हम उनके पास से क्या जान सकते हैं, हम उनसे क्या ले सकते हैं, और हम उनसे कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। और दूसरा कि हम उनके लिए क्या इनेबल मैकेनिज्म बना सकते हैं।
तो ये 3-4 जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम अपने आप को वहाँ फिट करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम एक सही जगह पाएंगे। शायद हमारे हम एज ए हुनरशाला में बेसिकली वी आर द प्रैक्टिशनर्स, हम कह सकते हैं। हम रिसर्चर कम लेकिन प्रैक्टिशनर ज़्यादा है। हमने जहाँ जहाँ भी चाहे कोई भी क्लाइमेटिक इशू, कोई भी क्लाइमेट क्या बोलते हैं डिजास्टर सिचुएशन आई हो, या फ्लड आया हो, या कुछ भी तरह की जब मास हाउसिंग की बात आई हो, हमने देखा है कम्युनिटीज के पास काफी सारे सॉल्यूशंस हैं। दे हैव देयर ओन वे टू लिव, एंड व्हेन दे आर लिविंग दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी फॉर लिविंग। हम कभी कभी उनके आइडेंटिटी के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर रहे थे। शायद मेरे ख्याल से वो एक बहुत समझने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों को आइडेंटिटी को बनाए रखें, क्योंकि आइडेंटिटी और कल्चर उनको अपनी एक पहचान दिलाता है, और जो एक लंबे समय तक उनके जो जो उनका सोशल फैब्रिक है उसको टिका के रखता है। नहीं तो हम बिल्कुल वो जो बिल्कुल शहरी जीवन की तरह फिर भी हम फ्लैट नंबर से जुड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो समझने की बहुत जरूरत है। हमने जो भी काम किया है कुछ शायद मैं प्रैक्टिस के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। आपको स्क्रीन शायद दिख रहा होगा मेरा। यस, इट इज विजिबल सर। ये मतलब कुछ छोटी छोटी कहानियां मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, शायद इससे कुछ इंसाइट मिले। आप जानते होंगे कच्छ, कच्छ का नाम आता है लोगों को मन में एक भूंगा पहले शब्द आ जाता है। अगर भूंगा को देखें तो 1819 से पहले जो अर्थक्वेक आया था उससे पहले भूंगा का अस्तित्व ही नहीं था। जब उस समय अर्थक्वेक के बाद लोगों ने सोचा कि ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनाए जो गिरे नहीं जल्दी से। आई थिंक तब उनकी कल्पना है कि हम राउंड स्ट्रक्चर बनाए, कि राउंड स्ट्रक्चर होगा तो कोई कॉर्नर नहीं होगा, कॉर्नर होगा तो मकान फटेगा नहीं और गिरेगा नहीं। एक सिंपल लॉजिक था, जो सिंपल विजडम था, जो आगे जाके भूंगा उनकी एक आइडेंटिटी बनता गया। हमने जब अर्थक्वेक में लोगों से जाके पूछा, खास करके पुरुषों से, कि आप कैसा घर चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ पुरुषों को कहना था कि नहीं हमें पक्का छत वाले घर चाहिए। हमने वही प्रश्न जब महिलाओं से जाके पूछा तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हमको तो भूंगा ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। अगर इससे हम छूट जाएंगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स दूर करो, बाकी हमें भूंगा अच्छा लगता है। हमारे प्रॉब्लम ये रहता है कि हम बच्चे भी हम बड़े करते हैं, खाना भी हम बनाती हैं, हमारा लाइवलीहुड का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह काफी आर्टिजन है वहाँ की महिलाएं, वो हम करती हैं, घर को मेंटेन हम करती हैं। और मर्द अगर बाहर बैठ के सिर्फ बीड़ी पीते हो, हमारे ब्याह में डिसीजन लगती है नहीं चलेगा, हमें चाहिए भूंगा, क्या आप हमारे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो हमें प्रॉब्लम सोल्व करने की बात थी। हमने वहां पर देखा कि वो मर्द उनकी एक पहचान है, मिट्टी को जानना चाहते हैं। हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। ये भूंगे के कुछ पिक्चर हैं, और हमने थोड़ा सा रेमडर्थ वहाँ और कुछ CACB कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक को हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया। आप देख रहे हैं राइट ऊपर जो पिक्चर है, हमने पहला एक घर बनाया और लोगों को बोला आप देखिए क्या लगता है आप लेके अप्रोप्रिएट है। पीपल हैव टुक द डिसीजन। नहीं नहीं, उन्होंने जाके सब लोग इकट्ठे हुए, पूरा मेला जैसा लगा। उन्होंने चाबियों से कुतर कुतर के देखा, हाँ ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, मिट्टी भी है, हमारा भूंगा भी है, क्या हम ऐसे, तो फिर इमिडिएटली एक्सेप्टेंस आया। और आज क्योंकि पूरा डर था, अगर उस समय ये बात मान ली होती तो पुरुषों की कि उनको भी शहर जैसे छत वाले मकान बना दिए जाते, तो शायद कच्छ की पहचान ही आधी गायब हो गई होती। और आज आई थिंक उन महिलाओं को सलाम करना चाहिए, उस समाज को सलाम करना चाहिए जो इस सस्टेनेबिलिटी की व्याख्या को समझता रहा है कि नहीं हमारी आइडेंटिटी क्या है, और आज पूरे कच्छ इसको देखने के लिए आता है। उसके बाद चाहे उन्होंने अपने कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्ट बनाए हो, उनको अच्छे से चलाया हो। आज कई गाँव में कई भूंगा एज ए होम स्टेज के रूप में डेवलप हो चुके हैं। आज होड़का जैसे गांव में जाओ तो आपको 150 होम स्टेज मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वही कल्चर अडाप्ट करेगा, वही अपनी खाने पीने की व्यवस्था हमको सर्व करी जाती है। तो जो एक हम कहते हैं ना सस्टेनेबिलिटी का एक एग्जाम्पल बड़ा ये रहता है कि जब लोगों को समझ आ जाए, उनके प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। हमको उनको घर बदलने की जरूरत नहीं है, हमें उनका आर्किटेक्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार के बीच में और इनके बीच में एक रोल प्ले करने की जरूरत है। क्योंकि तब हमने जब काम शुरू किया तब ये CACB या रेमडर्थ को सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। तो कई जो एजेंसी थी जो मॉनिटरिंग, उन्होंने कहा था कि नहीं ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। हमने बड़े वर्कशॉप्स किए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया, फाइनली हमने गाइडलाइन बनाई जो GSDA में पब्लिश की है। स्टेबलाइज अर्थ ब्लॉक से आप घर बना सकते हैं और आप कंपनसेशन भी सकते हैं, अब तो उसके कोड भी आ गए। तो हमारा रोल है वैलिडेशन, और सरकारों के साथ ये वैलिडेशन की प्रक्रिया को आगे ले जाना, ताकि लोगों को उनका जो क्या बोलते हैं उनका जो न्यायिक हक है घर बनाने की चॉइस के बारे में वो मिल पाए। हमने 2004 में कश्मीर में काम कश्मीर में हमें बुलाया गया था कि वहां पर एक ही महीना है, और एक महीने में हमको 5,000 तंगधार वैली के अंदर जो नुकसान हो गया था, 5,000 से उरी में वहां दोनों जगह
काफी नुकसान था। सरकार का प्लान था कि पूरा जंगल के जंगल काटे जाएं, लकड़ा टिन शीट सब गांव वालों को पहुंचाया जाए और घर बनाए। हमने कहा था हमें 2 दिन रुकिए, हमें कम्युनिटी से मिलने दीजिए। हमने वापस मिले कम्युनिटी से, लोगों को वापस सरकार के पास आए, मतलब हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, सिर्फ आप ये अनाउंस कर दीजिए कि आपके पास कंपनसेशन आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। हमने लोगों के, आपको इतनी डेब्रीज पड़ी है, आपको इतना कचरा पड़ा कि आप उस घर नहीं बना सकते, हम मिलके बनाते हैं, चलो एक घर बना। एक देखते देखते 1 महीना में बनाना था, क्योंकि 1 महीने के बाद 4-5 फुट बर्फ पड़ जाती है और वेली बंद हो जाती है। और मेरे ख्याल से कम्युनिटी को जब इंस्पायर किया गया कि ये पैसा सब आपको मिलेगा, आपको इस वेस्टेज में से घर बनाना है, और सरकार से पैसा तो ठीक, लेकिन मटेरियल का मैनेजमेंट होते 2 महीने लग जाए, कई एकर्स जंगल काटने पड़ते, कई हेक्टर्स जंगल काटने पड़ते। वो सिर्फ 1 महीना के अंदर ये पूरे कश्मीर में 5,000 घर जब हम निकले तब बन चुके थे। तो जब तक हम कम्युनिटी पर ट्रस्ट करते हैं, अगर उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो ये जो पूरी एक जो प्रक्रिया है वो इस तरह से जन्म लेती है। कोसी फ्लड 2008, कोसी में जो पूरा बेल्ट है, मधेपुरा सुपौल जब कोसी पूरा अपना कोर्स चेंज किया तो काफी ब्रिज भी टूटा था और 1 लाख घर प्रभावित हुए थे। हमने वहां जा देखा लोगों के हर घर में बांस उगता है। और ये इंटरेस्टिंग, हमको हम जब जा जाते हैं तो हम लोकल कुछ ना कुछ हम जब सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमें लगता है कि देयर लॉट ऑफ नॉलेज सिस्टम। आप ये जो टूल देख रहे हैं दबी, एक जो बांस काटने का, इसका नाम होता है दबिया, और इसको चलाने वाले बोलते दबिया कारीगर। ये एक टूल से पूरा घर बनता है। अब दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक टूल से पूरा घर बनाती है। तो हमने उनको समझने की कोशिश की, हमने उनके टाइम सिस्टम समझने की कोशिश की, उनके बांधने की तरह। हमने जाना कि 16 से 20 तरह की नॉट्स बनाते हैं, नई तरीके के मटेरियल उन्होंने अपने तरीके से इजाद किए। हमने वही चीजों को, लेकिन जब सरकार से बात करी तो पहले तो उनका और सोच भी स्वाभाविक थी कि नहीं, अगर लोग बाम्बू के घर बनाएंगे तो सड़ जाएंगे, थोड़े दिन में गिर जाएंगे। तो हमें काम करने दिए हमने, क्योंकि हमने कई साल से बाम्बू पे काम नहीं किया है। हमने छोटे छोटे साइकिल बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया, कई लोगों को तैयार किया जो गाँव में जाके बाम्बू ट्रीट करते थे, और लोगों के साथ मास्टर में से पहली बार ये हुआ कि हमें लगा था कि जब ऐसे बड़े पैमाने पे काम होते हैं, गांव में इंजीनियर्स नहीं जाते, तो गांव में काम कैसे होगा। तो हमने गांव के पहली बार प्रयोग किया कि गांव के जो मास्टर आर्टिजन है उसको एज ए इंजीनियर ट्रेन किया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा रेस्पेक्टेड पर्सन होता है। हमने उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करना शुरू किए, उनको सरकार को बोला कि इनको आप एज ए इंजीनियर अपॉइंट किया। और पहली बार ये हुआ कि ऐसे प्रोग्रामों में कि सरकार ने किसी मास्टर मैसन्स को गाँव में ऐसे पूरे गाँव गाँव को पूरा सुपरवाइज करने के लिए नियुक्त किया हो। और धीमे धीमे हमने पूरा एक गांव रेगुलेट किया, पूरा गांव एक सैंपल के बनाया। उसके बाद तो कई गांव इस तरह से पूरे बाम्बू से बने। ये पूरे जो आप घर देख रहे हैं ये पूरा बाम्बू का बना हुआ है कंप्लीट, अंदर एटिक है, 400 स्क्वायर फीट का घर। चैलेंज थी कि उसमें 55,000 रुपए थे। ईंट का घर बनाना जाए तो 80,000 रुपये लगता था, और ईंट के ऊपर छत डाल दो तो 1.25 लाख लगता है। अब 55,000 में जिसके पास पैसा नहीं है, सरकार 55,000 दे रही है, तो उसके लिए 2 कमरे वाला अंदर एटिक स्पेस वाला एक सुंदर बाम्बू का घर आराम से बन सकता है। तो ये मेरे ख्याल से को लोगों की जरूरत क्या है, लोगों के पास रिसोर्सेज कितने हैं, उनके अपने खेत में अगर बांस पड़ा उसको काट के ट्रीट कर यूज कर सकते हैं, दे कैन बिल्ड ए बिगर हाउसेस। एंड दे नो हाउ टू ट्रीट द वुड, दे नो हाउ टू डील विद द वुड। अगर एक एक बाम्बू खराब हो गया तो रिप्लेस कैसे करना, वो टेक्निक उनके पास है। इसलिए हमने ऐसी कोई टेक्निक ऐड नहीं की जो जिनको उस पर डिपेंड होना पड़ा। हमने नट बोल्ट सिस्टम पहले कुछ मॉडल बना फिर निकाल दिए, अब उन टाइम सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया ताकि वो जानते थे वो। तो जब कम्युनिटी खुद एम्पावर होती है, अब वो कहते हैं कि नहीं हाँ ये घर देख के लगता है कि हम बहुत अच्छे और पक्के शहरों जैसे घर में भी रह सकते हैं। यहाँ पर यही बात हुई थी, हमने एक मॉडर्न बाम्बू का स्ट्रक्चर बनाया था और ये एक ट्रेडिशनल घर बनाया था। तो महिलाओं ने ये घर पसंद किया, बोला कि ये हमारी रहनी करने के हिसाब से सूट करता है, हमें ये घर चाहिए। घर खाली एक दिखावे की चीज नहीं, लेकिन आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज है, तो आप उसको कैसे क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया, हमने वहां पर बाम्बू की गाइडलाइन बनाई जो उनके डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिश की, ताकि लोग उसको देख के घर बना पाए। लास्ट में हमने नेपाल में काम किया, पहला ही प्रोजेक्ट था नन्स के साथ, बुद्धिस्ट नन थी जिनका पूरा गांव गिर चुका था। 160 नन्स का पहला गांव था। वहाँ न लाइट थी, वहाँ कम से कम 8 घंटे चढ़ने के बाद आप पहुंच सकते थे। वहाँ कोई कंप्यूटर लैपटॉप काम नहीं कर सकते, आपको कम्युनिटी के साथ सीधे काम करना था। वहां पर कुछ मटेरियल नहीं था, जो घर गिरे थे उनको यूज करना था। और हमने वो कंटेनमेंट टेक्नोलॉजी करके एक सिंपल एक जो वायर, क्योंकि वायर के बंडल शेरपा लोग उठा के ऊपर ले आ सकते थे, तो वही वायर के बंडलों के साथ हमने उनकी अर्थक्वेक सेफ्टी मतलब इंश्योर करी। उनके लोकल लोगों को प्लास्टर करना उनको आता ही था, वैसे ऐसा नहीं था कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। और ये जो पूरे
वायर के पत्थर के साथ वायर बांधने की जो टेक्निक है, शायद ये पहली बार है हुआ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने इसको एज ए अप्रूव टेक्नोलॉजी के रूप में प्रस्तावित किया, और आप लोग इसके घर बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ऐसे ही नेपाल में हम जो भारत सरकार का जो 30,000 घरों का प्रोग्राम था गोरखा में, तो हम 4 संस्थाएं जो हिंदुस्तान की थी उसको पूरा मैनेज कर रही थी। हमने वहां भी जो बिहार का जो एक्सपीरियंस था कि कम्युनिटी में जो मास्टर आर्टिज्म है, दे शुड बी द सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए। और हम कह सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट हमारी वजह से नहीं, लेकिन उन मास्टर आर्टिजन और जो वहाँ के सोशल फैसिलिटेटर्स थे, उन लोगों ने मिलकर पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के एक घर, मतलब डिफिकल्ट इतना टेरेन था कि जहाँ पर एक घर से दूसरे घर जाने के लिए अब कई ऊपर अप एंड डाउन चढ़ना पड़े। तो वहां पर 30,000 घर में से, मतलब खुशी की बात यह है कि जब लोगों से पूछा जाता है, दे हैव द सस्टेनेबल के जो भी ऑप्शन उनके पास तैयार होते हैं। जैसे 27,000 घर में से लगभग 34% घर जो बने वो पूरे के पूरे स्टोन मेसनरी विद मड मॉर्टर। आप सोचिए कार्बन फुटप्रिंट कितना कम किया, और वो लोग खुश थे क्योंकि हमने अपने जो हमारे जो कल्चरली जो हमारे घर थे या ट्रेडिशन जो हमारे घर थे, वही घर हमने फिर से बनाए। हमने सिर्फ इतना इंश्योर किया कि हाँ उनकी सेफ्टी हो, हमने इतना इंश्योर किया उनको टाइम पे उनका पैसा मिले। तो हमारा काम फैसिलिटेशन करना ही कि हम उनको टेक्नोलॉजी में इतना दखलंदाज करें कि वो बाद में उनको कर भी ना पाए। टेक्नोलॉजी वही सही होती है जिसको लोग हमेशा अपनाते आए और थोड़ा अपग्रेड करते हैं, और उसको बाद में भी कर सकें वो लोग, हम हो या ना हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भुज के अंदर भी जो स्लम हाउसिंग का प्रोग्राम था, ये पहला प्रोग्राम था जब हमने कहा था सरकार से कि नहीं, लोग नहीं, कॉन्ट्रैक्टर घर नहीं बनाएगा, लोग खुद घर बनाएंगे। क्यों? कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट होता है वो लोगों की जेब में जाएगा, लोग उससे मटेरियल खरीदेंगे, छोटे छोटे लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, खुद उसमें काम करेंगे। और 300 घरों में ये जो घर बने हैं पहले, उनमें एक भी ड्रॉ नहीं हुआ। हमने कहा था कि हमें ड्रॉ करने का क्या हक है, वी हैव नॉट राइट टू, पीपल हैव राइट टू चूज देयर नेबर, हाउ वी कैन डिसाइड बाय ड्रॉ कि तुम कहीं भी एक चिट्ठी मिलती है और आप इस घर में चले जाओ, आपने बरसों से जिस पड़ोसी के साथ रहे उसको छोड़ के कहीं और चले जाओ, यू डिसाइड। कम्युनिटी अपने आप बैठी, सबने अपने अपने क्लस्टर बनाए, अपने अपने जगह बनाई, एक भी एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और 300 के 300 घर बिना किसी ड्रॉ के, आज ये पॉसिबल नहीं है, झगड़े हो जाए, लकड़ियां निकल जाए, मतलब अगर मौका की जगह कौन सी है उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को एम्पावर करते हैं, सो दे प्रूव कि नहीं हमें आता है। उन्होंने पूरे इन घरों में लोकल स्टोन यूज किए हैं, कहीं हमने शैलो मेसनरी डोम भी यूज किए हैं। जो हम जहाँ जाते हैं जो सीखते हैं, हम सिखाते कम है, सीखते ज्यादा है, हमारा नॉलेज ज्यादा बढ़ता है। हम ये हमेशा कहते हैं, हम इंडोनेशिया में जब 22 गाँव की, तो हमने वहाँ की थैच रूफिंग सीखी। आज हमारे यहाँ भुज में एक महिलाओं की पूरी टीम है जिसका नाम मथा छाछ, वो रूफ ओवर द हेड्स, एंड वो पूरे देश में जाके बहुत इंटरेस्टिंग रूफ बना के आती है, और मर्दों को भी, मनुष्य मतलब मेल लोगों को भी काम पे रखती है वो। तो देश वुमन कंपनी, हमने काफी एंटरप्रेन्योर कंपनी पे काम करना शुरू किया कि लोग, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कभी किताबों में करते हैं या अपना एक सेंटर खड़ा कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, लोग आएंगे, अच्छा हमको करना है, हमको करके कौन देगा। सो वी स्टार्टेड इन्वेस्ट टाइम ऑन एंटरप्रेन्योर्स। आज हमारे पास अर्थ रेमडर्थ की छोटी छोटी कारीगर कंपनियां, हमारे पास CSC भी ब्लॉक बनाने की कंपनियां हैं, हमारे स्पेस फिल्म कंपनियां हैं, थीच आपके यहाँ किसी को भी अगर आर्किटेक्ट हो जाओ तो वो जाके उनको सर्विस देती है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट ए सर्विस मैकेनिज्म ऑल्सो। अगर सर्विस मैकेनिज्म नहीं, हम सस्टेनेबली बात करते रहेंगे तो लोगों को करके कौन देगा। तो हमने उस पर इन्वेस्ट करना, हमने कारीगरशाला शुरू करी। हमने हर साल 30 बच्चे लेते हैं, 1 साल तक बच्चों को वहाँ हम 2 अलग अलग कोर्स कराते, कारपेंट्री और वॉलिंग, वॉलिंग में खास करके ग्रीन वॉलिंग। 1 साल के बाद वो बच्चे पूरे एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। उनको पहला सिद्धांत ये होता है कि उनको सिखाया जाता है ना तो अपना शोषण होने दें, ना किसी का शोषण करें, क्योंकि समाज में अगर प्रस्थापित होना तो आपको इसी रूल्स के साथ प्रस्थापित होना होगा। आज उनमें से कई बच्चे अपने अपने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स खोल के खड़े हैं। हमने उनके प्लेटफॉर्म का बना रखे, नेटवर्क प्लेटफॉर्म, जैसे साझेदारी है, सो हाथ है, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आर्टिजन उसमें मिलके काम लेते हैं और काम करते हैं। सो दे हैव मैकेनिज्म, ताकि लोगों को वो पैसे लोग करना चाहते हैं। आज कोविड के बाद हम बस मेरे ख्याल से हर चौथे दिन कोई ना कोई फोन आता है कि हमें कुछ ऐसा घर बनाना है जिसमें नेचुरल मटेरियल का यूज हो। तो लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। हम सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें उस कम्युनिटी को भी तैयार करना पड़ेगा जो सर्व कर सके। तो कम्युनिटी हर एक लेवल पे स्ट्रांग है। अगर हम कम्युनिटी के साथ काम करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से टुगेदर वी कैन अचीव ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स। ये मुजफ्फरनगर में नवाब का एक पिक्चर कारीगर है। ये जो घर देखिए, छत है जो मैं छत दिखा रहा हूँ, इसमें एक भी सरिया यूज नहीं होता, इसको बोलते हैं शैलो मेसनरी टॉप।
बहुत ही बीच में से 4-6 इंच ऊपर ऊंचा होता है, और ब्रिक का हल्का सा गोल करते हैं, ऊपर फिल करके सीधी छत बना देते हैं। इसमें सरिया बिल्कुल यूज नहीं होता। जस्ट 15% ऑफ स्टील, बिकॉज आजकल दीवारें पतली करते हैं शहरों में, तो शायद आपको थ्रस्ट के लिए एक बीम देना जरूरी होता है। अदरवाइज इन कंपेयर टू आरसीसी स्लैब, इट रिक्वायर्स ओनली 15% ऑफ स्टील। और इसमें जब कोई स्टील नहीं है तो रस्ट नहीं है, रस्ट नहीं है तो इसकी लाइफ ज्यादा है, तो ये क्यों सालों साल चलते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम अपने घरों से मॉइस्चर को हमेशा दूर रहते हैं, इसलिए हम टॉयलेट बाथरूम कहीं अलग से बनाते थे। पूरी मॉइस्चर की एक व्यवस्था थी, जब तक मॉइस्चर नहीं, आपके ट्रेडिशनल बहुत मजबूत सालों साल चलते हैं। So, बिल्कुल सर, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जंपिंग इन बिटवीन, बट आई थिंक ये सारी चीज़ें देखते जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप, बट आई एम सॉरी, ये टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है तो। yes, I will just finish in 2 minutes. So with government of Gujarat, we did the study of the housing. हमने देखा कि गुजरात में 200 तरीके से घर बनते हैं, अलग अलग तरह के फाउंडेशन, अलग दीवारें। अगर नॉर्थ गुजरात में जाओ तो रेमडर्थ के घर आज भी बनते हैं। तो हमने सरकार से कहा था कि PMAYG में उनको ये घर क्यों नहीं बना देते। फाइनल दे एग्रीड, एंड कई लोगों ने अपने घर बनाए। तो तरह तरह के मतलब जो परंपरागत बनाने के तरीके थे, जो ज्ञान था, उसको हमने एक जगह इकट्ठा किया, लोग दिया, और लोगों सरकार ने बहुत अच्छे से उसको पब्लिश भी किया। कई लोगों ने इसके फायदे भी उठाए। ये कोशिश है, मतलब अगर 200 भी घर इस तरह से बनते हैं तो आई थिंक हम कहीं उस दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में आर्टिजन तैयार हो रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं, रिसोर्स तैयार हो रहा है, मैन पावर तैयार हो रहा है आगे की लड़ाई के लिए। तो ये देखिए, ये घर लोग इस तरह से अपने बनाते हैं आज की तारीख में भी। तो ये कई घर बन रहे हैं। एक सिंपल फर्मा, जैसे मट्टी का नॉलेज, एक्सेलेंट नॉलेज है, जहाँ हम साइंटिफिक लैब नॉलेज जो होते हैं, इनसे अगर पूछे तो वही बात निकलेगी जो हमारे लैब का रिजल्ट निकलेगा। इसलिए हमने एंटेक के साथ भी डॉक्यूमेंटेशन किया। ये भुज में अर्बन हाउसिंग जो पूरा रेमडर काफी यूज हुआ इसके अंदर। हमने यहाँ के आर्टिजन को बाहर ले जाके काम करना है। अबू धाबी के जहाँ शेख का जन्म, तो उन किलों को हमने रिपेयर करना शुरू किया। 4 साल हमारे 100 से 150 आर्टिजन ने वहाँ काम किया। ये काम इसलिए लिया कि आर्टिजन को एक डिग्निटी मिले कि नहीं, हमारे मिट्टी का काम भी कमजोर काम नहीं है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं। हम अपने कैंपस भी हमने यही तरीकों से बनाया है। ये हमारा अमरशला का कैंपस है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं क्विकली रन ऑफ करता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। ये कारीगर शाला है जहाँ बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाहर की आर्किटेक्चर कॉलेज आती है, काफ़ी ट्रेनिंग्स के लिए आती है, वो और ये साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये सब काम बच्चों का बनाया हुआ ये पूरा आर्टिजन सेंटर है। और सबसे लास्ट का हम ये नहीं भूलते कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है, हम आर्टिजनों का सम्मान करना नहीं भूलते, क्योंकि वो हैं जो, अगर वो हैं तो हम हैं। तो हमारे हर एक प्रोजेक्ट का ये पहला एक काम होता है कि जब भी प्रोजेक्ट पूरा हो, एटलीस्ट हमको एक सम्मान किया जाए, क्योंकि वो सम्मान के भूखे हैं। उनको वो सम्मान मिलेगा तो दुनिया में वो कहीं भी जाके कुछ भी अपना जौहर दिखा सकते हैं। सो आई थिंक मैंने क्लासिकल और फोक की बात कर दी। हम फोक परंपरा से आए हुए लोग हैं, और हमारे इंजीनियर आर्किटेक्ट क्लासिकल परंपरा से निकले हैं। दोनों का कहीं ना कहीं मिलन होना जरूरी है। तो शायद कम्युनिटीज को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, और एक नई समाज तरफ बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, हैट्स ऑफ, आई मीन वी रियली अप्रिशिएट, एंड जो काम आप कर रहे हो, जिस कम्युनिटीज़ को आप एम्पावर कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, आई थिंक रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। मेरे ख्याल से ये बहुत कम आज की डेट में देखने को मिलता है, और जिस तरीके से आप ये चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचा रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो रही है। सो रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन टू जॉइन दिस पर्टिकुलर इवेंट, एंड वी रियली अप्रिशिएट सर। थैंक यू सो मच। thank you very much. Let's collective strength is everything, so we believe in collective strength, so I think that will leads to some direction. Thank you very much. Absolutely, thank you so much sir, thank you so much.